Now, so today we are starting the GS batch with the ancient history. एंशंट हिस्ट्री जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बोरिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग. मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स लेफ्ट एंशंट हिस्ट्री, दे लेफ्ट आर्ट एंड कल्चर, दे लेफ्ट द क्रूशल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, साइंस, ये छोड़ जाते हैं. बट यूपीएससी, एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेट पीसेस, एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, they know how to play with the minds of the students. वो जानते हैं कि कब आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा देने हैं, जब when they see that कि भाई आर्ट एंड कल्चर का जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में ऐड कम आ रहा है, मतलब कि बच्चे आजकल आर्ट एंड कल्चर की कोचिंग कम ले रहे हैं. उस साल 14-15 क्वेश्चन दे देंगे उससे, तो आप कुछ छोड़ नहीं सकते. बिकॉज इन ईयर 2017 or 18, the cutoff was 107.34 marks in GS paper 1. In GS paper 1, around 12,000 students जिनका सिलेक्शन हुआ, अराउंड 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स थे और मोर देन दैट. इसका मतलब क्या है, अगर वो एक रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो उनका कट ऑफ, उनके 0.67 मार्क्स बच जाते 2/3. अगर वो अटेम्प्ट नहीं करते, मतलब अटेम्प्ट छोड़ देते अगर उसको, तो वो क्या होता, वो प्री क्वालिफाई कर जाते हैं. तो आप छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते, यू कांट अफोर्ड. तो मैं अपनी हिस्ट्री हमेशा एंशिएंट से स्टार्ट करता हूँ कि भाई आपको कुछ छोड़ना नहीं, क्योंकि इनिशियल फेज में क्या होता है ना, बच्चों में थोड़ा पढ़ने का जोश ज़्यादा होता है, तो उस दौरान जो चीज़ पढ़ा दो, खासकर बोरिंग चीज़ें, अक्सर उल्टा होता है. पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसके बाद फिर ज्योग्राफी, आखिरी में आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट पढ़ाया जाता है, जब तक बच्चा थक चुका होता है और ना ही उसका मूड करता है. नाउ द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज मोर अबाउट the history of human settlement and few civilization on the banks of river Indus, Saraswati, their tributaries, and on the bank of river Ganga and its tributary. That is the ancient history जो हम पढ़ते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पे कोई भी चीज एंशिएंट में नहीं थी और बिल्कुल थी. बट हिस्ट्री इज the historians try to reconstruct the history. Reconstruction of the history means history is basically a broken or a devastated township. अगर हम किसी ऐसे टाउनशिप में जाएं जहां पे हमें केवल और केवल गिरे हुए घर मिले, तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट दैट हिस्ट्री बाय फाइंडिंग द रिमेन्स ऑफ दैट सिटी. कि भाई हमें फॉर एग्जांपल हमें एक पिलर मिला, तो हमने सोचा कि ये पिलर यहां कहीं रहा होगा, ठीक है, ये खिड़की मिली, खिड़की यहां पे रही होगी, ये चीज यहां पे रहेगी, यहां पे. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ 3 things. द आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स. आर्कोलॉजिकल कभी फैक्ट्स नहीं होते, फाइंडिंग्स होती है. सेकेंड थिंग इज मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो उस वक्त मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए उसके बारे में लिखे गए. एंड थर्ड थिंग इज इंस्क्रिप्शंस. व्हाट इज इंस्क्रिप्शन and what is manuscript? Archaeological finding means anything which they physically find there. They go on the spot, वो वहां जाते हैं और वहां कुछ ढूंढते हैं जो कि उनको मिलता है, तो वो ये सोचते हैं कि यहां कुछ ऐसा रहा होगा शायद. दिस इज ऑल अबाउट ऐसा था, इट वॉज लाइक दैट.
it may be like that. Archaeological means they may infer something from the finding. वो अपनी फाइंडिंग से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसा शायद रहा होगा, लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन, शायद ऐसा रहा होगा, शायद ऐसा रहा होगा, ये व्यू भी है, वो भी व्यू में बहुत सारे व्यूज हैं. एज फार एज मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस आर कंसर्न, वो लिखा है, ये ऐसा ही था, लाइक वैदिक एज. लाइक वैदिक एज, वैदिक एज जैसा था हम ऋग्वेद में और लेटर वेद में ऐसा पढ़ते हैं कि सोसाइटी कुछ ऐसी रही होगी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन? दोनों ही लिखा हुआ है. आपने दोनों पढ़ा होगा ना, मैन्यूस्क्रिप्ट कहीं कहीं लिखा हुआ पढ़ा हुआ, कहीं कहीं इंस्क्रिप्शंस लिखा हुआ पढ़ा हुआ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन? Great, good. Manuscripts are generally written on the, on any paper or paper-like thing, like palm leaf or anything. This is on the hard surface. Maybe stone, maybe copper, maybe iron, or maybe gold, maybe anything. Hard surface. These all are written by hand only. In Latin, मैनू मीन्स हैंड. लैटिन में मैनू को हैंड बोलते हैं. ठीक है. नाउ अब दिस इज द मैप ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, नॉट इंडिया, द पॉलिटिकल इंडिया जो अभी है एट प्रेजेंट. दिस इज द मैप ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. नाउ ये मैप मैं इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज एंशिएंट हिस्ट्री और द मिडिवल हिस्ट्री और द मॉडर्न हिस्ट्री अप टू 15th of August 1947 ये पूरा ही था. ठीक है. नाउ अब जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आर्कोलॉजिस्ट जो चीज ढूंढते हैं, जो भी चीज ढूंढते हैं रिलेटेड टू ह्यूमन, दे कॉल दैट इट एज अ ह्यूमन सेटलमेंट्स, जहां ह्यूमन रहते हैं. नाउ व्हेन दिस ह्यूमन सेटलमेंट fulfill three conditions. Three conditions means must have a unique culture over a span of time that must be hundreds of years, and third is over a large geographical area. Then this human settlement, if it fulfill all the three, is called as civilization. जब कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट इन तीन चीज को फुलफिल करता है तभी वो ह्यूमन सेटलमेंट सिविलाइजेशन कहलाता है. इसमें से अगर कोई भी एक अगर नहीं है तो सिविलाइजेशन नहीं कहलाएगा. ओके. नाउ अब the first civilization till date in Indian subcontinent is Indus Saraswati Valley civilization, that generally we called as a Indus Valley civilization or a Harappan civilization. Means कि क्या उससे पहले humans नहीं थे, human settlements नहीं थे? थे, they were there, but those human settlements were not able to fulfill all these three conditions. That is why those human settlements are only called as archaeological human settlement, not as a civilization. There is one more civilization that is here. एक और civilization है, ये आपने नोट कर लिया. This is Chambal. Okay, there's a tributary of Chambal, Banas.
and there is a tributary of Banas, that is Bedach. Bedach originate from near that Rasamand districts, है ना, माउंट आबू के पास में. बनास इज ऑल्सो फ्रॉम अरावलीज, ये दोनों ही अरावलीज से निकलती हैं. ओके, सो देर इज अ ह्यूमन सेटलमेंट हेयर ऑल्सो ऑन द बैंक ऑफ रिवर बनस एंड बेड़च. यहां भी ह्यूमन सेटलमेंट्स के क्या मिले, एविडेंसेस मिले, दैट वॉज कंटेम्पररी टू इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन. वो इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी, एंड दैट सिविलाइजेशन इज कॉल्ड एज अहर बनास सिविलाइजेशन, क्योंकि उसका भी अपना एक यूनिक कल्चर है. वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, दैट इज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, एंड वो एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में. दिस सिविलाइजेशन, हमें रिसेंटली इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, हमें इस ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पता था. वी नो अबाउट दिस ह्यूमन सेटलमेंट इवन मैनी डिकेड्स बिफोर, बट इट टेक्स टाइम, एविडेंसेस, फैक्ट्स टू इस्टैब्लिश दिस ह्यूमन सेटलमेंट एज अ सिविलाइजेशन. क्योंकि हमें तब तक फैक्ट्स नहीं पता थे, ये तीनों स्टैब्लिश नहीं हो रहे थे, इसलिए इसको सिविलाइजेशन नहीं कहा जा रहा था. दिस इज कंटेम्पररी टू इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन. जब मैं आपको भी पढ़ाऊंगा इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन, देन आई विल टोल्ड यू दैट दे हैड अ ट्रेड रिलेशन विद देम आल्सो. ठीक है, सो देयर वाज एक जोधपुर के पास में भी एक सिविलाइजेशन है. ठीक है, वो सिविलाइजेशन ज्यादा, उसको हम सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अभी तक तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं की है. जिस दिन वो फुलफिल कर देगी विद द टाइम, विद द फैक्ट्स, we will start calling it as a civilization. Okay, now our first topic is the earliest people. सबसे पहले, the earliest people. Now the people who lives in caves, the real tribes, the real hunter-gatherers, their history in India is as old as 2 million years. बीस लाख साल पुराना. Okay, the time frame between this to up to 12,000 years ago, 20 लाख साल से 12,000 साल तक जो टाइम पीरियड है, दैट वी कॉल्ड एज अ पैलियोलिथिक. व्हाट इज लिथिक? स्टोन. पैलियो मीन्स ओल्ड स्टोन एज. Okay, so we also know about the people who are living 2 million years ago here in Indian subcontinent. Yet हो सकता है इससे पहले भी लोग रहते हैं, उनके एविडेंसेस अभी हमें नहीं मिले, लेकिन we know about the evidences of the people जो है 20 लाख साल पहले रहते थे. वो एविडेंसेस क्या होंगे? एक कॉमन सेंस, जैसे मैं आपसे कहा ना कि एविडेंसेस जो है या फाइंडिंग्स जो है वो कौन करते हैं ज्यादातर? आर्कियोलॉजिस्ट. वो क्या ढूंढे होंगे ऐसा कि उनको लगा होगा यहां पे इंसान रहा होगा? द टूल्स दे यूज. गुड. रिमेन्स. ओके, बोन्स. ओके, सो बोन्स तो ये भी हो सकता है ना कि कोई एक आदमी का बोन मिला कहीं पे. ठीक है, okay, good. They find evidences like the stone tools, not stones. Okay, they call, जैसे कहीं पे stones मिला,
केवल और केवल स्टोन्स, टूल्स मिला और कुछ नहीं मिला, और स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े मिले। दे कॉल्ड दैट प्लेस एज अ फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट इसलिए क्योंकि वहां पे स्टोन्स के टूल्स बनते थे। कहीं स्टोन के टूल्स मिले, छोटे छोटे टुकड़े भी मिले स्टोन्स के, और ह्यूमन रिमेन्स भी मिले ऑन अ लार्ज स्केल, या पेंटिंग्स मिले। तो दे कॉल्ड दैट एज अ हैबिटेट कम फैक्ट्री साइट्स, कि वहां रहते भी थे और वहां पे बनाते भी थे। ठीक है, नाउ सो ये तो हुआ पुराने वालों की हिस्ट्री। नाउ व्हाई 12,000 ईयर्स हो गए? 12,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ? 12,000 साल तक ही हम पैलियोलिथिक ले रहे हैं। क्या है ऐसा 12,000 साल? 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री इज अप टू 12,000 ईयर्स। उसके बाद तो 1% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट टाइम पीरियड? The end of the last ice age, the end of the last phase of the last ice age, which the earth witnesses. अर्थ ने जिस आइस एज को विटनेस किया है उसका लास्ट फेज 12,000 साल पहले खत्म हो गया। ये नहीं कि उसी दिन सब सारी बर्फ थी अचानक पिघल गई, ऐसा नहीं है ना। हमने आइस एज हम नहीं देखे उसके बाद। Now there is a concept of the return of the global warming, the global cooling. Global warming भी है, global cooling भी है। Every year the Europe and USA, particularly North America is witnessing the polar vortex, है ना। तो that is a type of global cooling extremes. This year you will find that the monsoon is more or less disturbed. एक्सटेंडेड मॉनसून, इट शिफ्टेड। ठीक है, जब सर्दी आएगी तो सर्दी भी एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगी, गर्मी भी अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगी। दैट इज द एक्सट्रीम। यू नो, क्लाइमेट चेंज इज नथिंग बट अ नेचुरल प्रोसेस। वाई? अगर ये नेचुरल प्रोसेस है तो हमें ये पेरिस कन्वेंशन, ये रियो डिक्लेरेशन, इन सबों की जरूरत क्यों पड़ती है? Why we need that? Because the human action is acting as a catalyst in that process. हम उस प्रोसेस की रेट को बढ़ा दे रहे हैं। वो होगा और बिल्कुल होगा, हमसे पहले भी होता था, हमारे बाद भी होगा। हम कल्प्रिट इसलिए हैं क्योंकि हम उसकी रेट को बढ़ा दे रहे हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, नाउ अब 12,000 साल पहले क्या हुआ? तुमने समझा भाई कि आइस एज खत्म हुआ। अगर आइस एज अगर खत्म हुआ तो दैट मीन्स कि आइस की जब परत हटेगी तो इट टेक्स टाइम टू सॉइल टू रीच अप टू अ मैच्योर स्टेज और अ स्टेज फॉर वेजिटेशन। भाई पहले तो आइस की परतें थी, धीरे 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 पिघल गई। मीन्स दे हैव सनलाइट, दे हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, एंड व्हाट दे नीड, द थर्ड थिंग इज सॉइल। तो सॉइल भी आ गया। नाउ दैट लीड्स टू द ग्रासेस जो उगेंगी वहां पे, तो वेजिटेशन आएगा। वेजिटेशन, द फर्स्ट इज द ग्रास। वीट इज अ टाइप ऑफ ग्रास, है ना। स्टेपे का वाइल्ड ग्रास है जिसे हम खाते हैं आज की तारीख में। ठीक है, नाउ तो जब ग्रास आएगा तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ ग्रासेस। कुछ भाई हम खाते भी हैं, दे आर नाउ पार्ट ऑफ आवर फूड, दे आर क्रॉप्स। सम वाइल्ड ग्रासेस आर देयर, सम मे यूज्ड फॉर कैटल्स, है ना। ठीक है, नाउ सो ये जो ग्रासेस हैं इनका क्या होता है? सीजन होता है। कि एक सीजन, क्यों? क्योंकि सीजन विल डिसाइड द फेवरेबल एनवायरमेंट, कि जिस एनवायरमेंट में वो ग्रास ग्रो करेगा। अंडरस्टैंड? तो ये सीजन बेस्ड ग्रासेस हैं, है ना। भाई कभी धूप ज्यादा हुई, कभी कम हुई, कभी बारिश हुई, कभी कुछ, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये एक सीजन क्या डिसाइड कर रहा है? सीजन कंट्रोल क्या कर रहा है? द सनलाइट एंड द वाटर। तीसरी चीज सॉइल तो वहीं पे वही है, लेकिन क्या चीज चाहिए? तो सीजन के हिसाब से क्या आने लग गए? ग्रासेस।
ठीक है, तो कुछ ग्रास हमने खाए, धीरे 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 हम उसके सीजन को समझने लग गए कि अच्छा ये इसी वक्त होता है, ठीक है। और जब हमने उसके होने का कारण जानना चाहा तो हमें पता चला कि भाई जो ग्रास खड़ी होती है उसके जो सीड्स होते हैं वो वहीं गिर जाते हैं और बाकी वो उगते हैं। तो अगर ये नेचुरल प्रोसेस है तो हम भी तो इस प्रोसेस को कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सीजन में। आया समझ में कि भाई सिमिलर एनवायरनमेंट जहां पे है उस जगह इन सीड्स को लेके जाएं और वहां पे ह्यूमनली उसको कर दें, कल्टीवेट कर दें, है ना। तो दैट रिजल्ट्स, दीज ऑल थिंग्स रिजल्ट्स इनटू द फॉर्म ऑफ agriculture. The agriculture is nothing but domestication of wild grasses. That's it. Agriculture is nothing but a domestication of wild grasses. Now अभी 12,000 साल पहले आइस एज खत्म हुआ, हमने उसके बाद ग्रासेस देखे, उसके सीजन को हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो ये जो डोमेस्टिकेशन ऑफ द वाइल्ड ग्रासेस स्टार्ट्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट अराउंड 8,000 ईयर्स अगो, अराउंड 8,000 ईयर्स अगो, जिसका एविडेंस हमें अभी तक मिलता है। हो सकता है उससे पहले हुआ, हम उसको क्लेम नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एविडेंसेस अभी हमें नहीं है। नाउ तो फर्स्ट टाइम देयर इज अ रेंज हियर, सुलेमान एंड किरथार रेंज, ये दिख रहा है, ये दिस माउंटेन रेंज। तो 8,000 ईयर्स अगो वी फाइंड एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर हियर। 8,000 साल पहले हम यहां पे एविडेंसेस देखते हैं, किसका, एग्रीकल्चर का। नाउ you will, this area is basically, now it is under which area of Pakistan? Balochistan. Balochistan is more or less dry. That means at that time the monsoon was such monsoon that there were many streams जो इससे निकलती होंगी, इस रेंज से निकलती होंगी, जो इस एरिया को क्या देती होंगी, वाटर, द रिक्वायर्ड वाटर। भाई सूखा इलाके में कहां से होगा, पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स ये एविडेंसेस अभी आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं, और आर्कोलॉजिस्ट जो इन्फर करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड कॉमन सेंस। फॉर एग्रीकल्चर यू नीड 3 थिंग्स, द सनलाइट, द वाटर एंड द सॉइल। द सॉइल कंटेंट इज गुड, जो इसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन का जो वो होना चाहिए वो है। सनलाइट है, अभी ड्राई क्यों है ये, अभी यहां एग्रीकल्चर क्यों नहीं होता ज्यादा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर। तो मतलब कि उस वक्त मॉनसून कुछ ऐसा रहा होगा या फिर कुछ ऐसा रहा होगा जहां पे यहां पे कम से कम कुछ स्ट्रीम्स होंगी वाटर सोर्स की। तो यहां पे 8,000 साल पहले हमें एविडेंसेस मिलते हैं, किसके, डोमेस्टिकेशन ऑफ द वाइल्ड ग्रासेस, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये मैं बहुत आगे आ चुका हूं, मैं अभी इसी लेक्चर में आपको और पीछे लेके जाऊंगा 2 मिलियन ईयर्स को, जब ये चीज नहीं हुई थी। ठीक है, ये अभी आप बहुत आगे आ गए हैं, हम दोबारा यहीं पे आएंगे। ठीक है, नाउ अब अगर डोमेस्टिकेशन ऑफ द वाइल्ड ग्रासेस अगर हुआ तो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल भी हुआ होगा, क्योंकि हमारा सबसे पहला इंटरेक्शन एज ए ह्यूमन बीइंग किसके साथ था, ग्रासेस के साथ कि एनिमल्स के साथ, एनिमल्स के साथ। तो हमने एनिमल्स को भी तो डोमेस्टिकेट किया होगा एज ए कैटल, ठीक है, क्योंकि हमें उनसे कुछ चीजें मिली होंगी जिसका हमने उपयोग करना स्टार्ट किया होगा, अदर मीट, मिल्क और देयर स्किन और वूल, ठीक है, जो भी चीजें हैं जो हमको उनसे मिल रही हैं। ठीक है, नाउ they start the rearing of animals like sheep, goat and cattle. कोई कैटल से अधिकतर क्या मिल रहा है आपको, दूध मिल रहा है, जब वो दूध नहीं दे रहे तो बाद में क्या मिल रहा है, मीट। ठीक है, एंड दे स्टार्ट द रियरिंग ऑफ दीज नाउ एंड लिव्ड इन विलेज। व्हाट इज दिस लिव्ड इन विलेज, ये यहां क्यों लिखा गया, कनेक्टेड रहेंगे एक जगह पे, ओके। Source of food and agriculture is done in a definite season, so to get
गुड गुड गुड, बिकॉज फॉर एग्रीकल्चर यू नीड अ टाइम पीरियड जिस दौरान वो ग्रास को आप कल्टीवेट करोगे, उसका क्रॉप आप लोगे. सो फॉर दैट 3 months और 4 months यू नीड टू बी स्टे एट दैट प्लेस ओनली. तो जब आप एक जगह सेटलमेंट में रह गए तो ये पहले क्या करते थे, दे यूज टू लिव फॉर 3 or 4 months देयर, उसके बाद वहां से चले जाते थे. लाइक आज भी एक वो है एक कम्युनिटी है दैट वी कॉल्ड एज बंजाराज, द गाडिया लोहार बंजाराज ऑफ राजस्थान. They move from one place to another place in every 3 or 4 months. They are called as Gadia Lohars. वो लोहार होते हैं. हाँ एग्जैक्टली. आज भी हम देखते हैं. बट विलेज में वो कब रहना स्टार्ट किए, व्हेन दे सी कि भाई इसके बाद भी ओनली वन क्रॉप नहीं, हम कई क्रॉप का डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं. देन दे स्टेड एट अ प्लेस, और वहीं वो रहना स्टार्ट किए. तो अर्ली विलेजेस कब आना स्टार्ट हुए, 8000 साल पहले. जो अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट है इन द फॉर्म ऑफ विलेज. विलेज मीन्स, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे उसमें, विलेज मीन्स कि वो जगह जहां आप रहना शुरू करोगे और उसके एविडेंसेस भी मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वेट, दिस इज विलेज. ओके, नाउ जब हम इनको, ये बहुत हजारों साल पहले थे, मोर देन 5000 ईयर्स हो गो और 8000 ईयर्स हो गो. नाउ जब आर्कोलॉजिस्ट यहां जाते हैं तो वो क्या पाते हैं, द बरियल साइट. वाई बरियल साइट, क्योंकि पहले जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तो वो अपनी डेड बॉडीज को छोड़ जाते थे जमीन पे. लेकिन जब वो प्रैक्टिसेस, जब वो विलेज में रहना स्टार्ट किए और उन्होंने वो प्रैक्टिसेस स्टार्ट की वहीं पे जमीन पे छोड़ने की, तो डेड बॉडी क्या करती है, डिकम्पोज होती है, स्मेल आती है उससे. तो उस स्मेल से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, डेड बॉडी को जमीन के अंदर दफनाना स्टार्ट कर दिया, केवल उस डिकम्पोजिशन के स्मेल से बचने के लिए. क्यों, क्योंकि वो जहां रह रहे हैं वहीं पे उस, पहले यहां से मूव कर जाते थे, डेड बॉडी पड़ी रहे, ठीक है, डिकम्पोज होती रहे, जैसे जानवर की पड़ी रहती है ना. भाई जानवर थोड़ा बड़ी करते हैं, वो चले जाते हैं उस जगह से. नाउ तो बरियल साइट मिला. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट. नाउ दे फाइंड दीज टाइप ऑफ पॉट होल्स. ये क्या है, स्टोरिंग फॉर द फूड टू प्रिजर्व देम. वाई, वो क्यों जमीन में डिग करके वो डाल रहे हैं, वाई. ये एक टाइप का नेचुरल फ्रिज है. जब सर्दी होगी तो अंदर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ठंडा होगा इन कंपैरिजन टू आउटसाइड. जब गर्मी होगी तो अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा होगा इन कंपैरिजन टू आउटसाइड. जब सर्दी आएगी तो क्या होगा, हल्का सा गर्म होगा इन कंपैरिजन टू आउटसाइड. दे आर डूइंग एग्रीकल्चर. हो सकता है केवल वीट की कर रहे हो, मतलब कि सर्दियों में करते हैं, गर्मियों में इसको स्टोर करके रखते हैं फॉर 2 पर्पस, फॉर फूड एंड सीड बोथ. ठीक है, अब ये मिला. उसी हिसाब से इनको ये इस तरह के कई जगह मिले जहां वो खाना वगैरह बनाते थे. उनके कैटल्स के, जो भी कैटल पालते थे उनके क्या मिले, बोन्स मिले. दैट मीन्स डोमेस्टिकेशन वहां पे था. फार्म हाउसेस मिले. जो फार्म है वो कैसे पता चला कि यहां पे फार्म ही था, कैसे पता चला, पैटर्न ऑफ लैंड, गुड. एंड द सीड्स कि भाई यहां पे जब जमीन खोदी तो अंदर सीड्स मिले. वो जमीन इतने हजार साल पहले रही होगी, वो लेयर सॉइल की. तो अगर सीड मिले मतलब कि ये जो वो थे, क्या नाम है, जो क्रॉप थे वो यहां पे होते थे, वीट, मस्टर्ड, एनीथिंग जिसके सीड्स मिले, ज्वार, है ना. नो, अब हाउसेस के उनको रिमेन्स मिले. दिस होल थिंग शोज दैट कि देयर वाज अ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट देयर and for a period of time, but they don't find any type of unique culture that is different from somewhere else जहां सेम ऐसा सेटलमेंट मिला.
neither they are too big. तो these settlements are called as archaeological human settlement. ठीक है, तो ये आप समझे, मतलब ये जो विलेज का जो न्यू स्टोन एज आया आफ्टर ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, जो न्यू लिथिक एज आया, वो जो एज है उसमें किस टाइप का विलेज रहा होगा। मतलब मैंने कहा ना, यू ऑलवेज रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। तो जब हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, एक चीज इमेज सामने आया, वो ये इमेज, यहां कुछ ऐसा रहा होगा, यहां कुछ फार्मिंग होती होगी, यहां कुछ इनका स्टोन हाउस होगा, वो हाउसिंग, क्योंकि स्टोन हाउस मतलब यहां पे क्या मिले होंगे, स्टोन टूल्स, ठीक है, यहां पे एविडेंसेस ऑफ फायर बाय ऐश, ठीक है। तो बात यह है कि ये जो एविडेंसेस है, दिस रिकंस्ट्रक्ट द होल पिक्चर, हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गेट सेलेक्टेड, व्हेन यू गो फॉर, इफ यू अडॉप्ट फॉर IPS एंड यू गो, तो क्राइम सीन पे क्या करते हो, यू बाय द एविडेंसेस एंड फैक्ट्स देयर, यू ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द होल सीन। हाँ एग्जैक्टली, कि आपने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की होगी कि यहां इसको ऐसे घसीटा होगा, यहां पे इसको मारा होगा, उसने इस तरह से इसको बचाया होगा, ये किया, वो क्या है, वहां जो एविडेंसेस मिले उससे, दैट इज जस्ट लाइक दैट, अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ अब ये तो हुआ आपका सबसे पहले, उसके बाद जो सिविलाइजेशन आया, ये तो ह्यूमन सेटलमेंट है। सिविलाइजेशन कब आया, 4700 ईयर्स अगो एक नया सिटीज फ्लरिश हुए। द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट और अर्बन सिविलाइजेशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, which we called as a Indus Saraswati Valley civilization. Indus Saraswati Valley civilization was a urban civilization. Understand? Then after that, around 2005 years, 100 years ago, we find a new civilization, that is the Vedic civilization. Vedic civilization was a rural civilization. ये हमें कैसे पता चलता है, फाइंडिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट्स। जैसे हस्तिनापुर, वी फाइंड हस्तिनापुर नियर बाय मेरठ, बट देयर वी फाइंड मोर और लेस अ रूरल सेटलमेंट। देन अगेन द सेकेंड फेज ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन स्टार्ट्स आफ्टर दिस, द महाजनपद पीरियड। महाजनपदास वर अर्बन सिटीज, आया समझ में। तो महाजनपद क्या थे, अर्बन सिविलाइजेशन थे। नाउ यस इट शुड, बिकॉज ऑफ यूनिक कल्चर। अगर उसका कोई यूनिक कल्चर नहीं तो सिविलाइजेशन कैसे होगा। मैं कहा तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। तो फिर मोर और लेस क्लोज टू द साइट्स, मेसोपोटामिया, ये इंडस वैली, ये अहरवनास, दे वर मोर और लेस confined to definite areas. How can they you know, the culture is derived from environment, and environment is related to geography, geographical topology. So the main reason behind cultural difference is geographical topology. Understand? जैसे इन उड़ीसा यू विल फाइंड, जब आप किसी मंदिर में जाते हो तो जहाँ यक्ष और यक्षिणी होते हैं, अधिकतर नॉर्थ इंडियन जो टेम्पल्स हैं, वहाँ क्या पाते हो, टाइगर्स। टाइगर देखते हो ना, देखे हो कभी मंदिर अंदर गए हो, हाँ ठीक है। तो वहाँ क्या पाते हो, टाइगर पाते हो ना। वाई, व्हाट इज सिमलीपाल, टाइगर रिजर्व। तो जिसको लोग देखते हैं वही कल्चर का पार्ट हो जाता है। तो कल्चर इज, यू नो, योर कल्चर
द होल कल्चर जो फॉर्मेशन ऑफ द कल्चर डिपेंड्स ऑन योर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट डिपेंड्स ऑन योर ज्योग्राफिकल टोपोलॉजी। तो यूनिक कल्चर इसीलिए होता है क्योंकि ज्योग्राफिकल टोपोलॉजीज अलग अलग है। अंडरस्टैंड? नाउ रूरल हुआ। अब इस महाजनपद जो पूरा अर्बन सिविलाइजेशन, द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया स्टार्ट ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड। ओके नाउ, तो जो महाजनपद का एपीसेंटर क्या था? मगध। वाई मगध वॉज द एपीसेंटर ऑफ महाजनपद? Okay, but Doab of UP and Punjab is more fertile than that. What is in Magad? What was in Magad? Sorry, Magad में था क्या? आयरन। झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, द आयरन माइंस। आयरन माइंस ने उन्हें क्या दिया? टूल्स दिए जंगल को कट करने के लिए, मोर फर्टाइल लैंड। दूसरा, अच्छे वेपन्स। तीसरा, हल होता है, हल देखे हो तो लकड़ी का हल जब इस्तेमाल होता था तो वो जमीन को कम मतलब वो कर पाता था, पेनिट्रेट कर पाता था। जो लोहे का होता है वो ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, तो ज़्यादा फर्टाइल जो सॉइल है वो बाहर आती है। और ज़्यादा फर्टाइल सॉइल अगर बाहर आती है तो पर स्क्वायर फीट ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। एंड प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो एग्रीकल्चरल बेस इकोनॉमी क्या होगी? रिच होगी। तो मगध वॉज एपिसेंटर बिकॉज ऑफ दैट ओनली। अंडरस्टैंड? नो। अब लोग ये बताइए कि यार ठीक है भाई, कोई कहीं पैदा हुआ वहीं रहता, बार बार इधर उधर घूम क्या रहा है? वहीं रहे भाई, क्यों घूम रहे हो? अब घूम रहे हो तो कैसे घूम रहे हो? घूमने का कारण क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेवलिंग बाय पीपल। लोग क्यों घूमते थे? पहला कारण है कि भाई मैं कहीं पे हूं, वहां पे मॉनसून में तो सूखा पड़ गया, पानी नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसी जगह जाना चाहूंगा जहां पे पानी हो। मैं कहीं पे हूं जहां इतना पानी बरसा कि बाढ़ आ गया, तो भाई बाढ़ आ गया तो वो तैरता हुआ सांप भी मेरे बगल में ही आ गया। इट्स बेटर कि कोई ऐसी जगह जाऊं जहां पे बाढ़ ना हो। तो फ्लड, ड्रॉट, नेचुरल डिजास्टर्स, these things compel the people to move from one place to another, the natural compulsion. The second is, suppose I am a person who have a good army, okay, and my place is not resource rich, so मैं करूंगा क्या? I will invade a place that is resource rich and try to conquer that. तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी आर्मी वहां पे क्या करूंगा? स्टेशन करूंगा। तो आर्मी अगर स्टेशन होगी तो उनकी फैमिली भी वहां पे जाएगी, बिजनेसेस भी वहां पे जाएंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाएंगे। थर्ड इज द मर्चेंट्स। मर्चेंट्स पहले जब निकलते थे तो महीनों महीनों तक बाहर जाते थे। कई कई मर्चेंट ऐसे होते थे तो जाके वहीं पे बस जाते थे क्योंकि उनको वहां पे ज्यादा प्रॉफिटेबल लगता था, तो कैरावन्स में, शिप्स में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इतने वो 3-3, 4-4 साल घर से बाहर रहते थे। तो टू अर्न प्रॉफिट तो अधिकतर क्या करते थे? वो अपना एक बेस वहां भी बना लेते थे, धीरे 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 अपने बच्चों को वहां ले जाते थे। ठीक है। चौथा क्या है? द रिलीजियस टीचर्स। भाई ह्वेनसांग, फायन, ये सब कौन थे? बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स, रिलीजियस टीचर क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह जाता है और अपने रिलीजियस थॉट्स को क्या करता है? प्रीच करता है, बताता है लोगों को कि हाँ मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं इस थॉट को मानता हूं और इस थॉट को मानना इसलिए सही है। तो पीपल बिकम देयर फॉलोअर्स एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट रिलीजन। नाउ द लास्ट इज, कुछ लोग होते थे जो एक प्लेस से बोर हो जाते थे। आज भी बहुत लोग हैं, दे आर सोलो ट्रेवलर्स, है ना? लाइक मी, आई लव टू ट्रेवल अकेले, अपने मन से, कि ये नहीं कि अभी वहां जाना, जहां मन करेगा वहां रुकूंगा, जैसे मन करेगा वैसे रुकूंगा। वंस वन ऑफ माई फ्रेंड, दैट ऋषभ ऑल्सो देयर, तो टू ऑफ अ फ्रेंड फ्रॉम रुड़की, हम बांदीपुर नेशनल वो टाइगर रिजर्व गए।
वहाँ पे क्या हुआ, जब हम पहुँचे तो हम कर्नाटका के स्टेट रोडवेज की बस से गए थे। तो बांदीपुर से वो मैसूरू से चल के कोयम्बटूर जा रही थी। तो रास्ते में बांदीपुर पड़ा, हमने कहा यहीं उतार दे भाई, हम टाइगर देख के चले जाएंगे। उतर गए, टाइगर देखे। हम लास्ट थे जो टाइगर देख के आए वापस। जब वापस आए तो जहाँ से हमने टाइगर, जहाँ हम उतरे थे वहाँ पे एक भी टैक्सी नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, सब खाली। हमने कहा अब क्या करें? तो हमने कहा एक काम करते हैं, फॉरेस्ट का कोई गेस्ट हाउस होगा जिसको हम बुक करा लेते हैं, रह लेते हैं। तो हमें पता था सीएम साहब आए हुए, तो गेस्ट हाउस का वरांडा भी फ्री नहीं है। फिर उन्होंने कहा अब हम क्या करें? तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये जो चबूतरे बने हैं इसी में सो जाओ। हमने कहा इस पे सोएंगे यार, तो मान लो जंगल है भाई, कुछ भी आ जाए, सांप बिच्छू आ जाए, चलो टाइगर फाइगर छोड़ो, बड़ी समस्या। तो एक ट्रक आ रही थी, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा एक से बार ट्राई करते हैं। बोला ये क्या रुकेगी? मैंने उसको हाथ दिया, वो रुक गई। मैं कहा अन्ना डू यू नो इंग्लिश? बोला इल्ले। मैं कहा हिंदी? बोला इल्ले। मैंने कहा अभी नाराज हो रहा है। मैं कहा अन्ना ऊटी। ठीक है, इतना ही वो समझ पाया। उसने ऐसे किया, हम सारे बैठ गए। अन्ना ने अपनी ट्रक चलानी स्टार्ट की। अन्ना की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। ऊटी था वहां से 78 किलोमीटर दूर। मैं कहा अन्ना आप अपनी स्पीड क्यों नहीं बढ़ा? मतलब व्हाई यू आर नॉट इंक्रीजिंग द स्पीड? वो थोड़ा बहुत समझ गया, बोले दिस इज द लिमिट, क्योंकि टाइगर रिजर्व है। तो बांदीपुर एंड मुद्दुमलाई इज इन तमिलनाडु, बांदीपुर इज इन कर्नाटका। तो एक ही जंगल है, बस नाम अलग अलग है क्योंकि अलग अलग स्टेट में। ठीक है, अब हमें टेंशन हो, मैंने कहा 8 घंटा लेगा हमें ऊटी पहुंचाने के लिए, भूख लगी हुई, हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि हम मैसूर तक गए थे, हमारा प्रोग्राम मैसूर तक था। आपस में चारों लड़े, फिर कहे चलो मूड फ्रेश करते हैं, कहीं चलते हैं। तो हम बैठ गए, हम इधर ऊटी जाएंगे, कुछ करेंगे। तो उसने हमें एक जगह उतारा और बोला वो यहाँ से उतर जाओ। इतने हमने सवाल पूछा। वो एंट्री पॉइंट था तमिलनाडु का, वहाँ पे एक जीप खड़ी थी। हमने उससे बोला दो रास्ते हैं ऊटी पहुँचने के, एक तो ये जो रास्ता जा रहा है इससे चले जाओ जिस पर अन्ना जाएगा, दूसरा ये जो पहाड़ दिख रहा है उसके उस साइड ऊटी है। हमने कहा उस साइड पहुँचना है, पहुँचा दो। तो उसने कहा 36 हेयर पिन वो हैं बैंड से, एकदम हेयर पिन। मैं कहा यार ये तो बड़ी समस्या है क्योंकि मेरे को मोशन से दिक्कत होती है। मैं कहा कितना लोगे? बोला 5000 रुपये। मैं कहा लूट ले भाई तेरे को, ठीक है हमारी जो गलती है। तो हम उसमें बैठे और हम किसी तरह ऊटी पहुँचे। सारे होटल रेस्टोरेंट बुक, कोई जगह नहीं क्योंकि वीकेंड था। खाने को कुछ नहीं मिला। अब हम ढूंढते हमें एक जगह मिली, एक रूम बड़ी मुश्किल से लिया। हमने कहा खाने को, उसने कहा कुछ नहीं है। हमने कहा कुछ मिलेगा? तो उसने कहा यहाँ नीचे उतर जाओ, पास में ही कुछ है। वो पास में नहीं था, वो 5 किलोमीटर दूर था। हम गए, हमने खूब सारा ऑर्डर किया, मतलब ऑर्डर कितना किया कि 5-7 दिन का खा जाएंगे एक ही बार में। पहला कौर खाया, हमने कहा भक्त, वो नारियल के तेल में बना था पूरा खाना। तो बात ये कि जब एडवेंचर के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ना, तो आप क्या करते हो? आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो, आप न्यू फाइंडिंग्स करते हो। एंड दैट विल गिव यू एक्सपीरियंस फॉर द नेक्स्ट टाइम। जब आप वापस आते हो तो लोगों को आप बताते हो कि यहाँ पे जाना तो ऐसे ट्रैवल करना है, ऐसे करना है, ऐसे। तो पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह का ट्रैवल किए तो लोगों को उसका फायदा क्या हुआ? ह्यूमन काइंड को उसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? द एनरिचमेंट ऑफ द कल्चर। कहीं के लोग म्यूजिक में बहुत अच्छे थे, तो वहाँ जब आदमी गया देखा, अरे यार इतना अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, अच्छा ये बजाते हैं, वहाँ से सीख के आया, वहाँ से कुछ लोगों को लेके आया, तो म्यूजिक अच्छा हुआ, फाइन आर्ट अच्छा हुआ, लैंग्वेज अच्छा हुआ, न्यू वॉर टैक्टिक्स आए, न्यू वे टू डू बिजनेसेस आए, बहुत सारी चीज़ें आई। तो जो लोग इधर से उधर गए उसने क्या किया? एनरिचमेंट ऑफ द कल्चर बाय द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन द पीपल। अंडरस्टैंड? देखिए एंशिएंट से जो सवाल आता है वो प्री में ही आता है, मेंस में जो सवाल आता है वो आर्ट एंड कल्चर से आता है, और ये जो नोट्स हैं मेरे, इसके बाहर से प्री में नहीं आएगा यूपीएससी के, मेरी गारंटी है आपको। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, ठीक है। नाउ अब नेम ऑफ द लैंड्स कैसे पढ़ा भाई? जहां पे चीजें आई भाई, इंडिया ये नाम आया कहां से? ठीक है, भारत ये नाम आया कहां से? ठीक है, देखिए जो इरानियन और ग्रीक्स थे, इरानियन बेसिकली द पारसीज,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न ईरानियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द पारसीज। तो जो ईरानियन इन ग्रीक्स थे वो जब ईस्ट की तरफ मूव करते थे तो आफ्टर अ ज्योग्राफिकल area, they call all the place in the east of that area as Hindu. That is comes from Indus. देखिए इंडस वो खाते थे, वो ये बोलते थे इंडोज, ये ईरानियंस बोलते थे। फिर ग्रीक क्या बोलने लगे? हिंदूज। The people who are living in the east of Hindu Kush with a way of life are called as Hindus. So Hindu is not a religion, it is a way of life. That's it. What is Hindu Kush? It is a mountain range. Why it is called as Hindu Kush? Because Kush is a plant. जब हम ड्राई एरिया से फर्टाइल एरिया की तरफ जाते हैं तो हम जो सबसे पहला ग्रास देखते हैं वो कुश होता है, ठीक है, जगह 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 पे। दैट इज हिंदू कुश, क्योंकि हम वो कल्चर को देखना स्टार्ट कर दिए, द चेंज इन कल्चर। अंडरस्टैंड? या हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ, बिकॉज हिस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस ना। हमें हिंदूज नहीं कहा है, हमें ये नाम किसी और ने दिया ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, दैट इज वे ऑफ लाइफ। द धर्म इज सनातन धर्म, हिंदू इज नॉट अ धर्म। ओके, सो हमें ये नाम किसने दिया? ईरानियन एंड ग्रीक्स ने, जो यहां पे आए 2500 साल पहले। ठीक है, नाउ एक और नाम है इंडिया, दैट इज भारत। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही बोलता है ना। तो भारत नाम कहां से आया? भारत इज नो, देखो भारत जो है, देयर वॉज अ पावरफुल आर्यन ट्राइब, ठीक है, उस ट्राइब का नाम था कुरूज। अरे कौरव पांडव जिसमें थे, उनके एक एंसेस्टर थे, उनका नाम था भरत, उनके नाम पे आया भारत। इसीलिए आप महाभारत जब देखो तो द्रौपदी को कहा जाता है भरत कुल वधू। ठीक है, तो ये जो टर्म आया है ये कहां से आया है? वहां से। इसको इवन ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है, ये आप याद रखिएगा, केवल महाभारत में नहीं किया गया है, लिख लो इसको। आई विल प्रोवाइड दिस ओन होल, डोंट वरी। ठीक है, ऋग्वेद में इसको मेंशन किया गया है 1500 BC के आसपास, केवल महाभारत में नहीं। ठीक है, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री माय यस प्लीज। ओके, आप डोंट वरी, आप समझने में वो का टाइम लगाइए, आप नोट करने में टाइम मत लगाइए, जहां नोट करना होगा वहां मैं बोल दूंगा। डू नॉट राइट इट डाउन, आई विल प्रोवाइड द नोट्स। गिव योर टाइम फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। आप लिखने में रह जाओगे तो फिर लिखते ही रह जाओगे, जहां लिखने की जरूरत होगी वहां मैं लिखूंगा, आप लिख देना। ठीक है, नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया कि फाइंडिंग अबाउट पास्ट हम कैसे पता चलते हैं, हिस्टोरियंस कैसे पता करते हैं? 3 चीजें से। क्या चीज? द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, द मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड द इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन इज ऑन हार्ड सरफेस, मे बी अ कॉपर, स्टोन, गोल्ड, आयरन, एनीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन सुना होगा, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे वो जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वगैरह सुना होगा, जिसमें प्रशस्ति लिखी हुई है, ठीक है। तो बात यह है कि आप इंस्क्रिप्शंस इज ऑलवेज ऑन द हार्ड सरफेस, मैन्युस्क्रिप्ट इज ऑलवेज ऑन द सॉफ्ट, द पाम लीफ। एक हिमालय में एक पेड़ होता है ना, जैसे देवदार का पेड़ अगर देखे हो वैसे टीक पेड़ होता है, बर्च, उसके भी उस पे, क्योंकि ऋग्वेद ज्यादातर कहां है? द हिमालयाज। ओके, दैट इज वाई द गंगा इज द मोस्ट होली रिवर फॉर द सनातन्स। ठीक है,
नाउ अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं ये हमें बताते क्या हैं? ये हमें क्या बताते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन हमें बताते क्या हैं? उस वक्त के सोशियो रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस थे, कल्चर था, जो फैमिली थी वो कैसी थी, पॉलीगैमी थी कि नहीं थी, मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी थी कि वुमेन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, विमेन को कितने राइट्स थे, ठीक है, उनके क्या अधिकार थे, कास्ट बेस्ड थी कि नहीं थी, कास्ट बेस्ड थी तो कब से हुई, और कास्ट था तो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ था कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ कब से हुआ। तो ये हमें जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये जो हमें फाइंडिंग्स हैं, हमें ये चीज सिखाती हैं कि चीजें हैं क्या। अंडरस्टैंड? मतलब मैंने कहा ना कि हिस्ट्री को हम केवल 3 चीजों से जानते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, और द बिगेस्ट ट्रूथ इज दैट कि द कम्युनिटी विच डू नॉट लर्न फ्रॉम इट्स हिस्ट्री विल सफर इन द फ्यूचर। जो अपने इतिहास से नहीं सीखता वो फ्यूचर में सफर करता है। द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस आर इंडियंस ओनली, क्योंकि मैं अपनी इतिहास हम अपना इतिहास, आज का यूथ अपना इतिहास पढ़ता है जोधा अकबर और पद्मावत में, मूवीज में, द डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है। आज का यूथ तो वहीं देखता है ना अपना, रामायण महाभारत सब कुछ टीवी पे, क्योंकि पढ़ने का तो फुर्सत नहीं है। मोबाइल जो आ गया, मोबाइल आ गया, पढ़ने का फुर्सत खत्म। नाउ तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। नाउ अब बात यह है कि भाई हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं वो केवल और केवल संस्कृत में नहीं मिलते, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस में, अदर लैंग्वेज में भी मिलते हैं, बंगाली, तमिल, तेलुगु, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर लैंग्वेज में मिलते हैं। ग्रीक, ठीक है, प्राकृत, पाली, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो बात यह है कि हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पाली में नहीं इस्तेमाल होता, नहीं होता, ये धर्म नहीं बोलते, धम्म बोलते हैं। अशोक की धर्म नीति नहीं, धम्म नीति, आर वो इस्तेमाल नहीं करते। इवन टुडे द पंजाबीज डू नॉट यूज वर्ड दिस थिंग, दैट इज फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज आलोक, दे विल कॉल मी आलोक, जैसे राजीव गांधी, राजीव गांधी, गांधी नहीं गांधी, ठीक है ना। तो दे डू नॉट कॉल नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो हर जगह लैंग्वेज में आप अलग अलग लैंग्वेज, जब आप लैंग्वेज सीखते हो ना तो मजा आता है। जैसे मैं एक बार मुंबई से कोची जा रहा था बाय ट्रेन। ट्रेन जर्नी सबसे खूबसूरत है, टाइम लगता है लेकिन मज़ा आता है, ठीक है। आपके आसपास बहुत कम लोग होंगे, आराम से मूवी लगाओ, कुछ देर उसको देखो, कुछ देर बाहर देखो, अपना आराम से देखो। तो मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, ही वॉज तमिल, सामने बैठा था वो तेलुगु था। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे अपनी अपनी भाषा में, वो अपनी चीज़ें समझ रहे थे और मैं उन दोनों की चीज़ समझने लग गया थोड़ी देर बाद। बिकॉज ह्यूमन इमोशंस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज। बिकॉज जैसे नॉलेज किसी भी लैंग्वेज का मोहताज नहीं है। द बेस्ट मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग इज आर डिराइव्ड फ्रॉम द वैदिक मैथमेटिक्स। रामानुज वैदिक मैथमेटिक्स में थे, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट वैदिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश में नहीं था। Why the school education in India is so much, is not up to the mark? Why we are less in innovation, inventions and R&D? Because our fundamentals are weak.
क्योंकि हम अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में नहीं, अपने मदर टंग में नहीं, हम एक फॉरेनर मतलब लैंग्वेज में अपनी एजुकेशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मैकेनिक्स इन फिजिक्स, अगर कोई मैकेनिक इन फिजिक्स अगर इंग्लिश में पढ़ाना स्टार्ट करे ना, अच्छों को नहीं समझ में आएगा। लाइक इन कोटा, इफ यू गो टू कोटा फॉर IITZ, मैकेनिक्स का जो फैकल्टी है वो हिंदी में ही पढ़ाता है। अगर वो इंग्लिश में पढ़ाया तो अच्छे जो DPS PPS है कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि बोल क्या, कहना क्या चाहते। क्यों? क्योंकि जो चीज फैक्ट, साइंस, ये सब चीजें ना, वो हम आसान भाषा में ही सीख सकते हैं, आसान भाषा हमारी खुद की होती है ना। तो लैंग्वेज इज मोर और लेस सेम, क्योंकि भाई जो गोंडवाना के लैंग्वेजेस हैं, जो दैट इज द द्रविडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, एंड इंडो यूरोपियन लैंग्वेज दैट इज संस्कृत। वो है ना एक मूवी नमस्ते लंदन, बोलता है कि हम जो आपका वर्ड मदर है वो कम फ्रॉम आर दैट संस्कृत वर्ड ऑफ मात्र, ब्रदर फ्रॉम भ्रात। अबे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है भाई, इंग्लिश भी वही है जो संस्कृत है, डिराइव दोनों एक ही जगह से है, संस्कृत से वो डिराइव नहीं हुआ है, ये फिल्म में बोलने की बात है, ठीक है। नाउ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, अब हमें पता कैसे चलता है? ये फाइंडिंग अबाउट द पास्ट है फ्रॉम द आर्कियोलॉजिस्ट्स, कि भाई क्या हुआ था, हमें कैसे पता चलता है? तो फर्स्ट एक मिनट, ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट हमने, अब जो इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस होता क्या था? बेसिकली इंस्क्रिप्शन लिखा क्यों जाता था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू राइट इंस्क्रिप्शंस? कारण क्या था इंस्क्रिप्शन लिखने का? जरूरी क्यों पड़ा इंस्क्रिप्शन लिखने? ओके, गुड, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए बात यह है कि इन माई लाइफ आई विटनेस समथिंग, आई एक्सपीरियंस समथिंग। बहुत लोग होते हैं जिनको डायरी लिखने की आदत होती है, वो डायरी लिखते हैं रोज, अपना पूरी जिंदगी का सबूत छोड़ जाते हैं अपने पीछे, ठीक है। तो बात यह है कि वो डायरी लिखते हैं, ये आदत लोगों में रही है। तो वो क्या करते थे, वो अपने कल्चर के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखना चाहते थे। तो जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ना, उनमें पूरी जिंदगी बीत जाती थी लोगों को लिखने में, क्योंकि पत्थर पे लिखते थे। तो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन लिखना वहां से शुरू हुआ, लोगों ने अपने बारे में लिखना चाहा, और सबसे पहले लोगों ने अपने बारे में कैसे लिखना चाहा? इन द फॉर्म ऑफ साइन, मे बी पेंटिंग, मे बी समथिंग, क्योंकि लैंग्वेज नहीं थी, लैंग्वेज तो बाद में आई। तो हम अपने एक्सपीरियंस को लिखना चाह रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि वी विटनेसेस दिस। क्या किया? जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक बच्चा अगर प्रेस से अगर जल जाएगा ना कभी, छोटा सा बच्चा, तो जब भी वो प्रेस देखेगा वो दूर रहेगा उससे, है ना। तो बात यह है कि जो हमने एक्सपीरियंस किया, हमारे अंदर उसका एक पिक्चर बन जाता है। और वो पहले क्या होता था, आज की तारीख में हम उन पिक्चर्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं, उस वक्त वर्ड्स नहीं थे, तो हम क्या करते थे, उन पिक्चरों को बनाने की कोशिश करते थे। तो इंस्क्रिप्शंस बाद में जब आए तो वो इसलिए आए, पहली बात, पीपल वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ और देयर एक्सपीरियंस, फर्स्ट। सेकेंड इज the directions. Direction means a type of order or a suggestion or anything to the people. हम डायरेक्शन देना चाहते हैं किसी को कि वे ऑफ लाइफ ऐसी होनी चाहिए। बाद में यही चीज क्या हुआ, रॉयल ऑर्डर्स। होता क्या था कि जैसे कोई भी चौराहा टाइप का होता था, मतलब जहां पे स्क्वायर टाइप का होता था, वहां पे एक पत्थर लगा के उस पे चारों तरफ से लिख दिया जाता था जो रॉयल ऑर्डर्स होता था, एंड पीपल शुड फॉलो दैट। तो इस तरह से इंस्क्रिप्शंस का जो पूरा वो आया। इंस्क्रिप्शंस इसीलिए था, इंस्क्रिप्शन कारण यह है, बाद में इंस्क्रिप्शंस की चीजें बदल। जैसे पहले मोबाइल जब आया था, फोन जिसने इन्वेंट किया होगा वो सोचा होगा कि भाई कभी लोग इसको
फोन करने से कम फोटो खींचने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसमें $26 बिलियन की कंपनी बन जाएगी जिसे इंस्टाग्राम बोला जाता है ना? सोचे होंगे कभी? नेवर। तो इवोल्यूशन ऐसे ही होता है। सोचा था एक्सप्रेस करने के बारे में, बाद में रॉयल ऑर्डर्स निकलने लग गए, है ना? तो इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट। ठीक है, कोई ऐसा है जिसने एक वॉर लड़ा एक किंग ने, और वो वॉर जीत गया, तो वो क्या लिखेगा? अपनी विक्ट्री। विक्ट्री लिखी जाएगी उसकी। पहले विक्ट्री जो होती थी, जैसे होता था वैसे लिखा जाता था, बाद में उनको क्या लिखा गया? प्रशस्ति। और प्रशस्ति में इतना फेंकते हैं पूछिए मत, एकदम ग्लोरीफाइड कि भी हाथी को लात मारा दिल्ली में, हाथी जाके गिरा महोबा में। महोबा इज इन उत्तर प्रदेश एट MP बॉर्डर। तो भाई कौन सा लात मारा, किस हाथी को मारा भाई? मतलब इतना फेंकते हैं पूछे। दैट इज कॉल्ड एज प्रशस्ति। इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत लोगों ने प्रशस्ति लिखी आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिपिन चंद्र, है ना? नाउ तो बात यह है कि जो वो चीजें थी उसमें वो अपने एक्सपीरियंस में क्या लिखते थे? देयर डेली रूटीन, कि करते क्या हैं, काम क्या करते हैं, कल्चर क्या है, देयर फैमिली लाइफ कैसी है, सोसाइटी कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, बहुत सारी चीजें लिखते थे। तो हम उनसे जान जाते हैं कि यहां जो लोग रहते थे उनकी लैंग्वेज क्या थी, उनका स्क्रिप्ट क्या था, और वो करते क्या थे। अगर हमने डिकोड कर लिया तो अंडरस्टैंड? ये सब लिखा है, डू नॉट राइट इट, मतलब वो लिखा है, डोंट वरी, मैं ये सब दूंगा आपको, है ना? सब कुछ मिलेगा आपको, नोट्स मिलेंगे। अभी आप केवल ध्यान दीजिए पढ़ने पे, ठीक है? नाउ टुडे इज द फर्स्ट क्लास, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी वाइंड अप करूंगा, ठीक है? कल से हम 8:30 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है? आज मुझसे कहा गया है कि 7 बजे तक इसको खत्म किया जाए, ठीक है? नाउ अब हंटर गैदरर्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते होंगे यार? बहुत आसान है। फूड, इन द सर्च ऑफ फूड, और इन द सर्च ऑफ एनिमल, और चेजिंग द एनिमल। भाई एनिमल एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? पानी ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। तो उनको चेस करते करते लोग पहुंच गए। यहां पे थे, सब कुछ खा गए, अब कुछ बचा नहीं, तो अब अगली जगह जाके खाएंगे। ये झूम कल्टीवेशन होता है, झूम कल्टीवेशन का नाम सुना हो ना, कि काट कूट के सब अपना जो भी फर्टाइल लैंड था उसको बर्बाद करके फिर से चले गए कहीं और काटने, है ना? तो उसी तरह से भाई यहां पे हैं हंटर गैदरर हैं, क्या है? खुद प्रोड्यूसर्स नहीं है, दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स, दे आर हंटर गैदरर्स, मीन्स दे आर ओनली कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर मीन्स कंज्यूमर वहीं जाएगा जहां चीजें मिलेंगी, अवेलेबल होंगी। तो एक जगह गए, सीजन के हिसाब से कुछ है, उसे खाए वगैरह, अब सीजन खत्म, वहां चीजें खत्म, अब दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। ड्यूरिंग दैट होल जर्नी दे इंटरेक्ट विद न्यू पीपल, आइदर इन फॉर्म ऑफ वॉर और हेल्दी, जो भी है, जैसा भी वो इंटरेक्शन होता था। अधिकतर तो वॉर करते थे आपस में एक दूसरे को देख के, तो ट्राइब्स ना। उसके बाद फिर आराम से एक दूसरे में मतलब आराम से एक दूसरे के साथ रहते थे, फैमिली रिलेशंस जो था, मतलब शादी इधर उधर करते थे, जो भी करते थे, ठीक है? तो एक जगह से दूसरी जगह वो जो घूमते थे वो चेस करते थे, वो हंटर्स भी थे, तो चेस किसको करते थे? एनिमल्स को, ठीक है? भाई एनिमल्स, अब मान लीजिए डियर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं पानी तलाश में, तो उनको भी तो जाना पड़ेगा ना, ठीक है? हंटर्स हैं, तो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in the search of food, water and other resources. For example, भाई पहाड़ पे चले गए, पहाड़ पे थोड़ा कुछ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? वैलीज। इसीलिए ज़्यादातर सिविलाइजेशंस कहाँ हैं? वैलीज में, ठीक है? दैट इज बिकॉज ऑफ फर्टाइल लैंड, वाटर एंड एनवायरमेंट। बोलो। तो ये उसके साथ this question, this answer goes right. There are animalistic pattern of living to tribes, उनके बीच में वार होना, फिर एक सेटल लाइफ की तरफ जाना। बिल्कुल। That is their cognitive evolution. Exactly. That is reflected in their
एग्जैक्टली, क्योंकि लाइफ स्टाइल इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। भाई फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो रात में ही जग के पढ़ सकता है, वो दिन में नहीं पढ़ सकता, तो वो अगर वो 4-5 साल अगर रात में जग के पढ़ लिया ना, तो उसके कम से कम 20-25 साल जाएंगे जब उसको रात में नींद नहीं आएगी, ज़्यादा आदत पड़ चुकी है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे हो चुका है। तो क्या लोग होते हैं जो लेट उठते हैं, बहुत लोग होते हैं जिनको आप देखोगे वो गर्मी में भी गर्म पानी से नहाएंगे, उनकी आदत पड़ गई गर्म पानी से नहाने की। एक्सपीरियंस, अच्छा लगा गर्म पानी से नहा के, जब बॉडी पे डाला तो बॉडी जली, तो उससे मजा आया होगा उनको कुछ, ठीक है, अडेप्टेड, बॉडी अडेप्ट हो गई उसके हिसाब से ना। तो बात यह है कि जब आपके खुद के एक्सपीरियंस ही आपकी वे ऑफ लाइफ को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड मैनी एंटरप्रेन्योर्स इन वेस्टर्न वर्ल्ड इन जीन्स एंड टी शर्ट्स। किसी भी कॉन्फ्रेंस में जीन्स एंड टी शर्ट में पहुंच जाते हैं, भाई कोट वोट के सामने जाते हैं तो फिर अपना आराम से सूट बूट में पहुंचते हैं, वरना तो जीन्स टी शर्ट में ही पहुंच जाते हैं। इन इंडिया द मोर बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर्मल पूरा पहन उनके जाएंगे। अब न्यू जो एंटरप्रेन्योर्स आने लगे हैं जैसे रविंद्रन बाइजू और ये सब, ये अब जीन्स एंड टी शर्ट में घूमते हैं। वे ऑफ लाइफ। मैं भाई अपने ऑफिस में हूं, मैं को कॉन्फ्रेंस में जाना है, अब आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम वो पहनने के लिए, और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी को जाके बोलूंगा ना, सीधे ऑफिस से कॉन्फ्रेंस पहुंच गए, हाँ भाई पूछो क्या पूछना है या कुछ बताना है। दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स देयर ऑफिस, देयर स्टार्टअप, दे डोंट हैव टाइम फॉर दिस शूटिंग एंड बूटिंग, है ना। तो बात यह है कि वे ऑफ लाइफ जो है वो आपके एक्सपीरियंस से, और आप कैसे जीना, आपका जो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस है ना, दैट डिसाइड्स योर वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये है कि भाई ये जो आप बोल रहे हो कि एंशिएंट पीपल का उनका एक एस्पिरेशन धीरे धीरे, जैसे मैं आपको चीज बताता हूं, जब आदमी केव में था उनके एस्पिरेशंस कम थे क्योंकि वहीं वो संतुष्ट थे। जब बाहर निकले, जब उनका एक्सपोजर हुआ, उनका ओहो इतनी सारी चीजें, ओहो ये भी है, ये भी है, तो दैट मेक्स पीपल एम्बिशियस, और जब लोग एम्बिशियस होते हैं तो उनके एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपके एस्पिरेशंस डायनेमिक नहीं है तो आप कभी डेवलप नहीं कर सकते। योर टारगेट शुड बी लाइक इंफिनिटी, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। आपको पता चल गया कि दिस इज योर टारगेट, फॉर एग्जांपल दिस इज योर टारगेट, आप यहां पहुंचे, मेक दिस योर टारगेट। किसको अचीव करने पे ये नहीं खुश होकर बैठ जाओ यहीं पे, मोर 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 मोर। लोग बोलते हैं कि भाई ये लालच है, ग्रीड है। सिविलाइजेशन इसी तरह बढ़ा है, ह्यूमन इसी तरह बढ़ा है। ह्यूमन इज द मोस्ट सुपीरियर क्रिएचर ऑफ द गॉड बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बिकॉज ऑफ इट्स एस्पिरेशंस। आप इसमें किसी को हार्म मत करो, दैट्स इट। इसको पाने जाओ तो और आगे कर दो, उसको पाने जाओ और आगे कर दो, ठीक है। सो टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली, ठीक है। तो अभी मैं कल जब आऊंगा तो मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट आपसे केवल आपके डाउट्स पूछूंगा, ठीक है। जब मेरा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल टेक अ MCQ फॉर एंशिएंट हिस्ट्री एंड अ पेपर, GS मेंस पेपर फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। वो मैं आपके चेक करूंगा एंड आई विल, भाई MCQ तो क्या चेक करना, वो तो आपके नॉलेज पे है कि पढ़े हो ठीक से कि नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो खत्म मैटर, पढ़े हो तो ठीक से, ठीक है। तो वो मैं आपके MCQs होगा और आपका GS मेंस का होगा। GS मेंस में मैं आपके आंसर्स चेक करके दूंगा बाकायदा नंबरों के साथ एंड विद द कमेंट्स। ये मेरा टेस्ट है, इंस्टीट्यूट का टेस्ट अलग, ये फैकल्टी टेस्ट है। इंस्टीट्यूट अपना टेस्ट सीरीज जो ले रहा है वो लेता रहेगा, उसमें भी आप एंशिएंट दोगे, उसको भी मैं ही चेक करूंगा, बट ये मेरा टेस्ट है, ठीक है। तो वी विल कंप्लीट अवर एंशिएंट हिस्ट्री इन अराउंड 20 days। इट विल टेक टाइम। मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, तो अगर आराम से पढ़ने के वो है तो आराम से पढ़ना, एंड देयर इज नो नीड टू राइट इट डाउन। आपको नोट्स मिलेंगे, समझने भी ध्यान दो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। ठीक, चलिए, ठीक, गुड नाइट।